Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Dr. Shoaib Ahmed, English Literature UGC NET JRF. So I'm going to start a new series that is for paper 1, Teaching and Research Aptitude. So in this series, I would guide you for paper 1 thoroughly because paper 1 is a roller coaster in the preparation of UGC NET. You can qualify JRF only if you are strong in paper 1 because paper 1 plays significant and crucial role to qualify UGC NET and JRF. So I took this initiative to guide you, to help you, to motivate you and to make your dream true. So lecture को शुरू करने से पहले हम national anthem को सब गाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे because we are from different region, from different culture, different religion, tradition, histories, but we are Indian. And this unites us. It unites us. We are diverse, but it unites us. Unity in diversity. और इस श्रृंखला का नाम है Sunday 10 at 10. हर एक संडे को मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए 10 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके सामने लाऊं और उनको बहुत ही डिटेल तरीके से इस तरह से ट्रिक्स के साथ उनको सोल्व करूं जिससे आप अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें एग्जाम में। आपको पहले ही बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और मेरा यही उद्देश्य है। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव टू हेल्प टू मेक इट ईज फॉर यू सो दैट यू कैन क्वालिफाई एज सुन एज पॉसिबल। देखिए नेट का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, ऑनेस्टली दिस इज द रियलिटी। एक ये बस हर्डल है, आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स अ मैटर। क्योंकि बहुत सी जगह एंट्रेंसेस होने लगे हैं नेट क्वालिफाई करने के बावजूद भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसे क्वालिफाई करके सब कुछ नहीं, ये शुरुआत है। जिससे नेट क्वालिफाई करना आपका हायर एजुकेशन में, टीचिंग में आना एक शुरुआत है, एक पहला कदम है। फिर आपको रिसर्च करनी होगी, उसके बाद पब्लिकेशन करनी होगी, एक लंबी जर्नी है। सो इसको बस क्वालिफाई करना है, करो इसको क्वालिफाई और आगे बढ़ो। दिस इज जस्ट टू क्वालिफाई। सो नेशनल एंथम हम करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर श्रृंखला शुरू करेंगे। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे जब जय गादा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब हम अपने लेक्चर शुरुआत करेंगे। आप सभी का संडे 10 at 10 श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि आपको एक सही रास्ता दिया जा सके। इस श्रृंखला का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आप लोगों को ट्रिक्स देना, कुछ ऐसी ट्रिक्स दी जाए जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी कीमत पर। 95% आपका कम से कम टाइम लगे, आप क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। सो आज का पहला सवाल इस श्रृंखला का हम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, और आपको इस पेपर का पीडीएफ लिंक पे मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आप जरूर इसको एक्सेस कीजिए और इसको प्रिंट निकाल के रखिए, इसको सोल्व कीजिए, उसी के ऊपर लिखिए। हर संडे को एक पेपर आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन का, वो 10 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे पेपर को रिवाइज करेंगे। सो पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। मैंने 2006 से अब तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को बहुत इन डेप्थ स्टडी की है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत क्लोजली पढ़ा है, बहुत मेहनत की है उसके साथ, और देखा है 2018 के बाद से 2017 के बाद से पेपर का स्टैंडर्ड अप होता जा रहा है, स्केल अप होता जा रहा है। 2006, 7, 8, 9, 10 में बहुत सिंपल था, एक एक लाइन के क्वेश्चन आते थे, सिर्फ देखा और टिक कर दिया। अब पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी मैं कुछ ऐसे टर्म आपको दूंगा कि ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर, खुदा ने चाहा तो जरूर आपको वो हेल्प करेगा। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें ऑप्शन ए फंडामेंटल। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स focuses on ameliorating the prevailing situations? Option A, fundamental research. Option B, applied research. Option C, action research. Option D, experimental research. सबसे पहला क्वेश्चन, आप जब भी रिसर्च का क्वेश्चन आता है सबसे पहले सोचो कि रिसर्च करते क्यों है। रिसर्च मीन्स प्रॉब्लम। व्हेन वी रिसर्च
वी रिसर्च व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम जस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम। रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है। रिसर्च का संबंध प्रॉब्लम से, समस्या से, टू सोल्व द इशू, टू सोल्व द प्रॉब्लम, और टू इंक्रीज द नॉलेज, टू एनहांस द नॉलेज, टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग, to refine the knowledge, to highlight the existing knowledge. This is what the research. बिल्कुल in a very simple language, research means to identify the problem and to solve that. That is what is research. अब इसको solve करने के लिए जो method, जो technique, जो senses, जो sensibilities, जो पैटर्न अप्लाई किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उसको हम मेथड्स कहते हैं। तो इस तरह बना रिसर्च मीन्स प्रॉब्लम, और जो सोल्व करने का तरीका है दैट इज अ मेथड। सो दिस इज व्हाट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इससे रिसर्च मेथोडोलॉजी बन। फंडामेंटल रिसर्च, जो फंडामेंटल रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च को पहचानने के लिए अगर वो क्वेश्चन आता है तो वहां कुछ ऐड होगा। इन फंडामेंटल रिसर्च वी ऐड समथिंग न्यू, वी ऐड इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। जहां भी कुछ एडिशन होगा, एनहांसमेंट होगा, प्रोलिफरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ये शब्द हो सकते हैं। यू मे हैव दीज वर्ड्स: एडिशन, ग्रोथ, proliferation, incubation, enhancement, augmentation, growth। तो हो सकता है 95% चांसेस है कि वो फंडामेंटल रिसर्च का ही होगा। और फंडामेंटल रिसर्च मींस बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, जहां प्योर रिसर्च में कुछ ऐड करके उसको अप किया जाए, उसके लेवल को और अप किया जाए, उसकी हिस्ट्री में और कुछ नया जोड़ा जाए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाए, उसको हम फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल, यहां कुछ ऐड किया जाता है। यू कैन गेस समथिंग टू ऐड हियर, दैट इज व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च। ये आंसर नहीं है। सेकंड में है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में कुछ क्रिएट किया जाता है, कनेक्टिविटी होती है। ये एकेडमिक्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है। तो एक कोई स्पेसिफिक इशू आप पहचानना, अगर स्पेसिफिक इशू है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल इशू है। नंबर वन practical, applied research means practical, specific issue, specific problem, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई फिनोमिना है ना। और एकेडमिक्स और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके डायमेंशन है टू आइडेंटिफाई द अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन में अप्लाई की जाती है अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद है एक्शन रिसर्च। सबसे फेमस रिसर्च बहुत बार आया है, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017, हर बार घुमा फिरा के एक्शन रिसर्च आता है। और ये सबसे सिंपल रिसर्च है। एक्शन रिसर्च का मतलब है, अगर आपको देखो जैसे क्वेश्चन के अंदर है, which of the following research types focuses on ameliorating the prevailing situation। ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, जहां भी प्रिवेलिंग सिचुएशन, करंट सिचुएशन, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, रेलिवेंट सिचुएशन, प्रिवेलिंग सिचुएशन, रैंडम इशू, पॉपुलर, करंट, रेगनेंट, एग्जिस्टिंग, इमीडिएट, अर्जेंट, न्यू, अल्टरनेट, करंट, प्रेजेंट टाइम, अगर ये वर्ड्स आ जाए क्वेश्चन में तो आंख बंद करके 101% वो एक्शन रिसर्च है। ये मेरी गारंटी है, कभी खत्म नहीं हो सकता, गलत नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिए, एक्शन रिसर्च की पहचान, अगर क्वेश्चन के अंदर रैंडम, प्रिविलेंट, प्रिवेलिंग, पॉपुलर, करंट, रेगनेंट, एग्जिस्टिंग, इमीडिएट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इमीडिएट, अर्जेंट, जैसे कोविड की वैक्सीन को करना एक्शन रिसर्च था। न्यू, इनोवेटिव, अल्टरनेटिव अगर किसी का जाए, करंट, प्रेजेंट टाइम, वो 100% आंख बंद करके एक्शन रिसर्च होता है। एक्शन रिसर्च मींस तुरंत एक्शन करना होता है। इमीडिएट इंपैक्ट है ना, इमीलियोरेटिंग, इसमें दिया है इमीलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, तो वो एक्शन रिसर्च है 101%। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एक्शन रिसर्च का, और हम इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, द टर्म एक्शन रिसर्च वाज कॉइन्ड बाय कर्ट लिविन इन 1940s हु वाज अ जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट। इट्स एक्शन रिसर्च मींस लर्निंग बाय डूइंग। It's about a spiral of step. It's about a spiral of step. ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंत का सबसे बड़ी पहचान है, इसमें कंपेरेटिव होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। जब 2 का कंपैरिजन होगा तब ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट्स comparative, analytical, observation, continuous practice, relationship और comparison between 2 or more variables, cause और effect। अगर cause है और उसका effect आ रहा है तो समझ लीजिए वो आपका experimental research है, cause and effect।
जैसे बिग बैंग थियरी, एनरिको फर्मिन की थियरी, आर्किमिडीज की थियरी, गैलीलियो की थियरी, रॉबर्ट बॉयल की थियरी, न्यूटन, जी पियाजे, बीएफ स्किनर, इनकी थियरीज, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। सिंपल है बिल्कुल, ये लॉजिक है इनके। पूरे रिसर्च पर मैं काम कर रहा हूं, एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ लॉजिक के हिसाब से बताऊंगा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, और कैसे क्वेश्चन को यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करना है, वो पूरा एक फ्रेम मैं आपको दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, ये थोड़ा टफ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, ध्यान से समझिए, इनवैलिड इफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यहां पे हमें आर्ग्यूमेंट पढ़ने हैं। इसमें है ऑप्शन नंबर ए, इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल ट्रू, बी, इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल फॉल्स, इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल फॉल्स बट इट्स कंक्लूजन इज ट्रू, डी, इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसका तोड़ दे रहा हूं भाई, तोड़ दे रहा हूं, लिखो। देखो आर्ग्यूमेंट एंड इट्स टाइप्स। नंबर 1, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, ये समझने की कोशिश करो। आर्ग्यूमेंट इज ए कम्युनिकेशन स्किल्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम और इशू इन ए कॉन्स्ट्रक्टिव वे, जहां कॉन्स्ट्रक्टिव वे में इट हैपेंस टू सीक द ट्रूथ, इट मीन्स शास्त्रार्थ। बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे अष्टावक्र का राजा जनक और बंदी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, जो कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हुआ था। अष्टावक्र ने अपने पिता का बदला लेने के लिए बंदी को शास्त्रार्थ में हराया था, वो शास्त्रार्थ है। कैसे सत्य तक पहुंचा जाए, क्या सत्य है ना, सत्य कैसे चेंज होता है, हाउ इट चेंजेस, व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये डिडक्टिव, इंडक्टिव, इसमें मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नंबर 1, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज 2, it is also divided into 6 more types: abductive arguments, analogical arguments based on fallacies, Aristotelian arguments, Rogerian arguments, Ptolemaic arguments। ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब डिडक्टिव का, आप सिर्फ डिडक्टिव को समझ लो और एक एनालॉजी को समझ लो, ये 2 को समझ लो, आपका काम 100%, आपका कभी भी आर्ग्यूमेंट गलत नहीं होगा। 2 को समझ लो, इन 2 को देखो कि ये 2 हैं या नहीं, और ऑप्शन में तुम्हें मिलेंगे डिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालॉजी, ये 3 तो मिले ही मिलेंगे। बाकी एब्डक्टिव वगैरह तुम्हें मिल सकता है, वो कम ही आते हैं। ये 4 हैं, और इनकी मैं तुम्हें 2 की बहुत जबरदस्त ट्रिक दे रहा हूं। ये ट्रिक है, देखो, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में लाइन लिखो, इफ premises are true, the conclusion is guaranteed to be true। बस इसे याद कर लो। मींस डिडक्टिव में premises true, conclusion true। इन्हें देखो, इन्हें मैच कर लो बस। अगर ये है तो वो डिडक्टिव है। ये होगा फ्रॉम टॉप टू डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। अब देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है, बाकी बाद में बताऊंगा, पहले जो क्वेश्चन को देखो। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, ये कह रहा है इनवैलिड, और वैलिड कब होता है, जब premise ट्रू और आर्ग्यूमेंट ट्रू, कंक्लूजन ट्रू। व्हेन द premises argument, premises means वो premises, when premises is true, है ना, premises are true, conclusion is guaranteed to be true, तो दोनों ट्रू, तो वैलिड है। यहां पे देखो, its premises and conclusion are all true, तो इसका मतलब वैलिड है। its premises and conclusion are all false, इसका मतलब वैलिड है, जो वो है वो वही है ना। Its premises are all false, but its conclusion is true, ये भी गलत है ना। और उसमें देखो, ये ऊपर वाला भी पूरी तरह वैलिड नहीं है, सिर्फ पहला वाला वैलिड है। its premises and conclusion are all true, ये वैलिड है। उसके बाद its premises are all true but its conclusion is false, दोनों अलग हो गए, तो इसका मतलब ये इनवैलिड है। डी जो ऑप्शन है, डी है इसके अंदर है, सिर्फ ये रख लो। if premises are true, the conclusion is guaranteed to be true, ट्रू, तो वो समझ लो ट्रू है, वैलिड है। और अगर ये ट्रू नहीं है, वो भी ट्रू नहीं है, तो इनवैलिड है। दैट्स इट। अब दूसरा तरीका देखो, एनालॉजी के अंदर क्या होता है। अभी डिडक्टिव का बाद में बताऊंगा, डिडक्टिव का बता दिया, इंडक्टिव का, एब्डक्टिव का बाद में बताऊंगा। अब समझो एनालॉजी का, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट और एनालॉजिकल रीजनिंग, ये इसी से ही होता है। 100% क्वेश्चन आया करता था, 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है एनालॉजी का, नहीं तो 101% एनालॉजी अगर ऑप्शन में होती थी तो एनालॉजी ही आंसर था। आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के देखो, आप 2006 से अब तक के 2018 तक क्वेश्चन आया, 18 के बाद से नहीं आ रहा है एनालॉजी पर। आंसर में अगर ऑप्शन में एनालॉजी है तो एनालॉजी ही आंसर हुआ करता था। एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट की पहचान होगी उस क्वेश्चन के अंदर, या तो एज होगा, या लाइक होगा, या सीम होगा, या सिमिलर होगा, या दैट ऑफ होगा,
या लाइकली होगा, 101% होगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता। एनालॉजी का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता अगर ये वर्ड नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात। जैसे when two things are similar in some ways they are likely to be similar in other ways as well। जैसे as delicious is related to taste, और ऐसा क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप में दो चीजों का, as delicious is related to taste, melodious is related to voice। तो is related to पहले ही as आ गया। what kind of argument is here? analogical, inductive, deductive, abductive। analogical argument है, सोचना ही बेकार है। जिस तरह कहते ना कि बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल सिमिलीज होते, सिमिलीज भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट के ऊपर ही बेस है, कंपैरिजन होता है ना। चांद की तरह मुंह, उसका मुंह चांद की तरह है, उसका मुखड़ा चांद की तरह है, वो एक शूरवीर, वो शेर की तरह है, की तरह लाइक वह शेर की तरह है। एनालॉजी है इसमें, मतलब समान, वो एनालॉजिकल रीजनिंग है, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, होता है बॉटम अप अप्रोच, इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इट्स अबाउट पैटर्न और जनरलाइजेशन। जहां पैटर्न की बात होगी, जहां जनरलाइजेशन की बात होगी, वहां पर इंडक्टिव होगा। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पता है, आप a माइनस बी a प्लस बी का स्क्वायर करके देखो तब पता लगेगा, आप a प्लस बी का स्क्वायर करके देखो तब भी आपको पता लगेगा, आप a माइनस बी का स्क्वायर करके देखो तब भी होएगा। तो एक वो करके देखना, वो जो करके निकालना वो है डिडक्टिव, और जब बना देना उसको याद कर लेना और पता है तो वो हो गया इंडक्टिव, मतलब इंडक्टिव हो गया वो, ठीक है ना, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। उसके बाद है एबडक्टिव। एबडक्टिव के अंदर होता है कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। अगर अवेलेबल एविडेंस के ऊपर बेस्ड आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, इसमें होता है गैसिंग, टू गैस समथिंग। जब गैस किया था, दो लॉजिकों को लगा करके जब गैस करते हैं, इसमें गैसिंग अगर आपके माइंड में आती है क्वेश्चन को पढ़ते हुए, तो आप समझ लो वो एबडक्टिव का। जैसे बहुत सारी प्रेमिकाओं के अवेलेबल होने के कारण राहुल ने रीना को एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं, इस वजह से राहुल ने रीना को एक्सेप्ट नहीं किया, कि हाँ बहुत सारी प्रेमिकाएं इसलिए एक्सेप्ट नहीं की। ये एक मतलब एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। बहुत बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। अब बारिश हो गई पर अब नहीं हो रही है। अब जो रीजन दिया ना, हाँ बहुत बारिश हुई थी उस वजह से पानी भर गया है। जैसे खिड़की टूटी हुई मिली और घर में चोरी हो गई, इसका मतलब चोरी करके भागा चोर विंडो में से, है ना, इसलिए खिड़की टूटी। उसने बहुत मेहनत की तो वह पास हो गया। अगर सेंटेंस में इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इसमें ये तो इफ आएगा या अनलेस आएगा या अनटिल आएगा या व्हेन आएगा एबडक्टिव के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसेस ऑन नंबर 1 A ग्लोबल स्टैंडर्ड, B फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, C मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, D ऑल। इसमें ऑल है, आंसर डी है, ठीक है, इसका आंसर डी है। तो NEP 2000 NEP was brought to transform education into a knowledge society and global knowledge superpower. Its aim is to make education more holistic, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी। जो ये आर्टिकल, इसका जो डिवीजन है 4 पार्ट्स में, फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 years, प्रिपरेटरी स्टेज 8 to 11 years, मिडिल स्टेज 11 to 14 years, सेकेंडरी स्टेज 14 to 18 years, और इट एक्सपेंड्स Article 21A of Indian Constitution means fundamental right of education for all, उसको expand करता है, it expands Article 21A of Indian Constitution. So this is what the new education policy. उसके बाद हमारा है question number 4. In the QS World University Ranking Asia 2025, which one is not correct? A. IIT Delhi 44th ranking, B. IIT Bombay 48th ranking, C. IIT Madras 56th ranking, D. University of Delhi 79 ranking. इसमें D गलत है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अकॉर्डिंग 81 है और ग्लोबली 328 है। इस तरह का रैंकिंग का क्वेश्चन हर दो साइकिल में एक बार आता है, क्योंकि साल में 2 बार होता है। तो एक बार जब भी ये रैंकिंग आती है, रैंकिंग को जरूर देख के जाओ, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है रैंकिंग से, यूनिवर्सिटी रैंकिंग से, है ना, इंडिया की, वर्ल्ड की, कुछ ना कुछ इससे जरूर आता है। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है। इसका मकसद है आपको रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आप पढ़ना थोड़ा सा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, IoT stands for it is related to latest communication technology that has impacted classroom teaching, learning and research methodology. A. Internet of transition, B. Internet of technology, C. Internet of transferring information, D.
इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इसका आंसर है डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट इज टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा ओवर इंटरनेट। इट इज यूज इन फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, जैसे पोल्यूशन चेक करने के लिए और सेंसिस के लिए, सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, हम आजकल डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको कर लीजिए। ये यूपीएससी में आया है क्वेश्चन, ये SSC में भी क्वेश्चन आया है और उम्मीद है कि ये इस बार नेट में शायद इसके आगे या पीछे कुछ ना कुछ जरूर आएगा। IT से आता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ दीज डेज, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज डेज इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे all around the world? A, July 5th, B, June 10, C, October 20, D, June 5th. It's a very simple question, लेकिन ये क्वेश्चन घूम फिर के जरूर आता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पीपल एंड एनवायरमेंट से क्वेश्चन आता है। रियो डी जेनेरियो पढ़ना है आपको, है ना, और आपको काफी कुछ पढ़ना है उससे रिलेटेड। तो इसमें 5 जून है। इट इज लेड बाय UNEP एंड इट हैज बीन सेलिब्रेटिंग UNEP has been, or the world has been celebrating it since 1973. ये आपको याद रखना है, ये 1973 से सेलिब्रेट किया रहा है। सबसे पहली बार कब इसको सेलिब्रेट किया गया? फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1973 बाय UNEP, है ना। उसके बाद है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्रोनिम इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा एक्रोनिम गलत है? इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत नहीं? इसमें है इनकरेक्ट। इसमें विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्रोनिम इज इनकरेक्ट? इसमें LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये 2019 में आया है। B, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको याद कर लेना, ये 2017 में आया है। उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये UGC नेट 2016 में आया है। उसके बाद ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, UGC नेट 2014 में आया है। इसका जो करेक्ट है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये D गलत है, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसमें होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आ चुका है। ये हिमाचल प्रदेश सेट में भी आया है, ये तेलंगाना सेट में भी आया है। ये क्वेश्चन तेलंगाना सेट के पेपर 1 में आया है, हिमाचल प्रदेश सेट के पेपर 1 में आया है, राजस्थान सेट के पेपर 1 में आ चुका है। ये मैंने सेट के पेपर भी देख रहा हूं, तो पेपर 1 के उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ATM की फुल फॉर्म आ चुकी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू हुम? A, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, B, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, C, वाइस प्रेसिडेंट, D, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन C, वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट को, ही कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इफ 4 स्टार 9% 2 इक्वल टू 47 एंड 9 स्टार 0% 6 84 देन 5 स्टार 3% 7। इसके बारे में सोचिए क्या हो सकता है, इसका आंसर कैसे होगा? ये 4 9 को 49 कर देंगे, -2 47, 9 0 90, -6 84, 5 53, -7, इसका 46 आ जाएगा। आंसर C है। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2 5 10 17 26 37 डैश इज ऑप्शन A 64, B 72, C 50, D 57। इसमें 1 का स्क्वायर 1 प्लस कर दिया, 2 का स्क्वायर 2 प्लस कर दिया, 3 का स्क्वायर 3 प्लस कर दिया, 4 का स्क्वायर 4 प्लस कर दिया, 5 का स्क्वायर 1 प्लस कर दिया, 6 का स्क्वायर 1 प्लस कर दिया, 6 6 36 1 37। उसके बाद 7 का स्क्वायर कर दिया, 7 7 जा 49, उसमें 1 प्लस कर दिया 49, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 10, a person walks 10 meter in front and 10 meter to right, then every time turning to his left he walks 5 15 and 15 meter respectively. How far is he is from his starting point? UGC नेट 2017 का क्वेश्चन है। इसमें पहले यहां से चला, A फ्रंट चला 10, उसके बाद राइट 10, उसके बाद यहां जब यहां चला तो लेफ्ट यूं, फिर लेफ्ट यूं, फिर लेफ्ट यूं 15। अब ये पहला 10, फिर इधर 10, फिर इधर 5, फिर इधर 15, तो फिर यहां नीचे आ गया इधर, तो ये हो गया हमारा 15। अब ये ऊपर है हमारा 10, ये नीचे है 10, ऊपर है 15, ऊपर है 5 और दोनों का है 15, तो ये यहां से इस पॉइंट पे जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 होगा। D ऑप्शन है D। इसका मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा दूंगा जब मैं रीजनिंग की एक क्लास लूंगा मैं पूरी, उसमें मैं कम से कम 20 रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे करूंगा जो 100% क्वेश्चन उससे रिलेटेड वही फॉर्मेट आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 क्वेश्चन है। P and Q are brothers, R and S are sisters, then son of P is brother of S, Q is related to R as। UGC नेट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे तो ये अंकल बैठेगा, इसको आप कर सकते हैं, अंकल होगा। सो ऑल द बेस्ट, होप यू हैव लर्नड अ लॉट।
अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे और बेहतर तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लाए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे और आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।